कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम फर्नांडो है। वो पेंटिंग का काम करता है। एक दिन वो सड़क के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी एक कार वहां से तेजी से निकलती है और सड़क पर भरे पानी से छींटे उड़ते हैं, जिससे उसकी सिगरेट बुझ जाती है। फर्नांडो थोड़ा गुस्सा होता है और सिगरेट को पानी में फेंक देता है। वो सिगरेट बहते हुए बैंक ऑफ रियो के पास बने नाले में चली जाती है। वो देखता है कि पानी नाले में बहता जा रहा है, तो वो पानी का पीछा करता है। चलते चलते वो एक पुल तक पहुंचता है, जहां से पानी एक बड़ी पाइप के अंदर जा रहा होता है। इसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस आइडिया को बताने के लिए अपने दोस्त के पास जाता है, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो अपने दोस्त के पास जाकर अपना आइडिया बताता है। वो कहता है, क्यों ना हम बैंक में चोरी करें। पहले तो सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन फर्नांडो उन्हें समझाता है कि अगर हम सब साथ रहें तो ये काम संभव है। फिर वो बताता है कि इसके लिए हमें कई तरह के सामान और गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, जैसे हथियार, मास्क और भागने के लिए तेज गाड़ियां। फर्नांडो कहता है कि इस काम को करने के लिए हमें पैसे चाहिए। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर वह अपने एक दोस्त के पास जाता है ताकि पैसों का इंतजाम कर सके, लेकिन उसके दोस्त के पास भी पैसे नहीं होते। वह फर्नांडो को एक और आदमी का नाम बताता है, जिसका नाम मारियो है। वो मारियो के पास जाता है और पूरा प्लान सरल तरीके से बताता है। फर्नांडो कहता कि अगर यह चोरी सफल हो गई तो मारियो को आगे कभी चोरी नहीं करनी पड़ेगी। मारियो सोचता है और फिर प्लान में शामिल हो जाता है। अब सब मिलकर तैयारी शुरू करते हैं। सामान, गाड़ियां और रास्ते की योजना बनती है। बैंक का पूरा नक्शा समझने के लिए फर्नांडो और उसकी टीम नाले के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि बैंक तक पहुंचने के लिए कितनी लंबी सुरंग बनानी होगी। सारे माप लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि यह काम आसान नहीं है। पानी, मिट्टी और दीवारों की मजबूती, सब कुछ एक बड़ी चुनौती है। वापस आकर फर्नांडो, मारियो और बाकी लोग बैठकर अगली योजना बनाते हैं, कब काम शुरू करना है और इसके लिए क्या क्या सामान चाहिए। जांच करते करते उन्हें पता चलता है कि बैंक के अंदर मोशन सेंसर लगे हुए हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान रात में बैंक के अंदर हिलेगा तो सेंसर तुरंत उसे पकड़ लेंगे। इसके बाद पास वाले पुलिस स्टेशन में सिग्नल चला जाएगा और पुलिस कुछ ही मिनटों में वहां पहुंच जाएगी। ये सुनकर सब थोड़े डर जाते हैं, लेकिन फर्नांडो उन्हें समझाता है कि हर सिस्टम को तोड़ा जा सकता है। वो कहता है कि हमें बस सही वक्त और सही तरीका ढूंढना होगा। एंजो सबको समझाता है कि बैंक के सेंसर हमारे शरीर की गर्मी पकड़ते हैं। अगर कोई व्यक्ति सेंसर के दायरे में जाएगा तो अलार्म बज जाएगा। एंजो बताता है कि उसने स्लीपिंग बैग जैसे कपड़ों से एक सूट बनाया है। वो कहता कि यह सूट पहनकर बैंक के अंदर जाएंगे तो वो सेंसर काम नहीं करेगा। अगले दिन एंजो और उसकी टीम बैंक के अंदर जाते हैं। वे वहां की जगह को ध्यान से देखते हैं और सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। एंजो के अंदर की तस्वीरें खींच रहा होता है, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। गार्ड एंजो को पकड़कर नीचे ले जाता है और पूछताछ करता है। इस दौरान एंजो के अंदर चारों तरफ नजर डालता है और देखता है कि लॉकर्स कहां कहां बने हैं। वो बैंक की पूरी डिजाइन अपने दिमाग में बैठा लेता है। गार्ड एंजो के कैमरे की जांच करता है, लेकिन कैमरे में कुछ भी नहीं मिलता। दरअसल यह सब फर्नांडो की पहले से बनाई हुई योजना का हिस्सा था। वो चाहता था कि गार्ड का ध्यान सिर्फ एंजो पर रहे, ताकि वह बैंक की हर चीज को आराम से देख सके। वो जानबूझकर सिक्योरिटी के सामने फोटो खींच रहा था ताकि सिक्योरिटी वालों का ध्यान उस पर जाए और वे उसे पकड़ लें। लेकिन ऐसा करने से पहले उसने चालाकी से कैमरे का मेमोरी कार्ड निकाल लिया था। कुछ देर बाद जब वो बाहर आता है तो अपने साथियों को असली तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों में बैंक के अंदर का पूरा नक्शा साफ दिखाई देता है। फर्नांडो सबको समझाता है कि किस जगह से सुरंग बनाई जाएगी और कहां से अंदर जाया जा सकता है। अब उन्हें यह भी पता चल चुका है कि बैंक में किस किस लॉकर में सबसे ज्यादा पैसे हैं और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। मारियो दूसरी शाखा गया और अपने नाम से एक लॉकर ले लिया। जब बैंक वाला उसे खोलकर दिखाता है, मारियो हर चीज ध्यान से देखता है। लॉक कैसे दिखता है, सील कैसी है और लोग इसे कैसे संभालते हैं। अगले दिन मारियो और उसकी टीम ने सोचा कि चोरी के बाद भागने के लिए कोई गाड़ी चाहिए होगी। उन्होंने एक पुरानी वैन उठाई और उसे अपने काम के लिए तैयार किया। वो वैन लेकर अल्बर्टो के घर पहुंचे ताकि सब एक साथ प्लान पर बात कर सकें। लेकिन तभी अचानक पुलिस वहां पहुंच गई और वैन देखकर सवाल करने लगी। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसी वक्त अल्बर्टो बाहर आया और आराम से बोला कि ये मेरे दोस्त हैं, मिलने आए हैं। पुलिस को उसकी बात पर यकीन हो गया और वो बिना कुछ कहे चली गई।
रात को सब फिर नाले में उतरे और सुरंग खोदना शुरू किया। काम ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ घंटे बाद उनकी मशीन अचानक रुक गई। ड्रिल पूरी तरह टूट चुकी थी। मारियो गुस्से में आया। उसने कहा कि उसने पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी इस काम में लगा दी है, अब उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचा। गुस्से में वह वहां से चला गया और बाकी सब चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। उसी रात एंजो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। बातों बातों में उसे अचानक एक नया आइडिया आया। अगली सुबह वह सीधे मारियो के घर पहुंचा। मारियो पहले तो उससे बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन एंजो ने उसे समझाया कि अब हमें तरीका बदलना होगा। उसने कहा, रात में चोरी करने से अच्छा है कि हम दिन में ही काम करें, जब किसी को शक ना हो। एंजो की बात सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि दिन में चोरी करने का मतलब था ज्यादा खतरा। लेकिन उसका तर्क साफ था। टीम थोड़ी देर सोचने के बाद मान गई। टीम ने पहचान छुपाने के तरीके अपनाए और सुरंग का काम तेज कर दिया गया। कुछ लोग भेष बदलकर बैंक के अंदर गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने जल्दी से चेहरे ढक लिए और मौजूद लोगों को बंधक बना लिया। बैंक का माहौल कुछ ही पल में डर और अफरा तफरी से भर गया। सीसीटीवी पर सब दिख गया और एक सुरक्षाकर्मी ने तुरंत पुलिस को सूचित कर दिया। मारियो कैशियर के पास गया और उसे पैसे देने के लिए दबाव बनाया। अल्बर्टो बाहर पार्किंग में गया और रात के हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। एंजो ने पुलिस को कहा कि अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मारियो ने एक सुरक्षा गार्ड को बंदूक दिखाकर बाहर भेजा ताकि पुलिस को यकीन हो जाए कि वे गंभीर हैं। गार्ड पहले डर गया, लेकिन मजबूरी में बाहर गया। मारियो ने उसका फोन और हथियार ले लिया और उसे चेतावनी देकर वापस भेज दिया। गार्ड के जाते ही एंजो ने बैंक के सारे कैमरे बंद कर दिए ताकि पुलिस अंदर की कोई फुटेज न देख सके। इसके बाद एंजो नीचे बेसमेंट में गया और वहां रखी बड़ी तिजोरी को हटाया। उसी वक्त सेबेस्टियन सुरंग के रास्ते से अंदर आया। दोनों ने मिलकर मशीन लॉकर रूम में पहुंचाई। ये मशीन सेबेस्टियन ने खुद बनाई थी, जो कुछ ही सेकंड में एक लॉकर खोल सकती थी। मशीन चालू होते ही बैंक के अंदर की खामोशी टूटी और काम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। टीम के सब लोगों ने अपनी घड़ियों में टाइमर सेट कर लिया था। एंजो और सेबेस्टियन लगातार लॉकर खोलते रहे, जबकि बाकी लोग नोटों को बोरों में भरते रहे। इसी बीच मारियो के पास खबर आई कि पुलिस अब छत पर पहुंच चुकी है। उसने तुरंत कंट्रोल रूम के अधिकारी से बात की और साफ कहा कि अगर किसी ने भी अंदर घुसने की कोशिश की तो एक भी बंधक जिंदा नहीं बचेगा। अफसर पीछे तो हटा, लेकिन उसने सामने की इमारतों की छतों पर निशानेबाज तैनात कर दिए। मारियो ने मेयर को बुलाने की मांग की, मगर उसे जवाब मिला कि मेयर को आने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। टीम जानती थी कि उनके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए सब बिना कुछ बोले और तेजी से काम करने लगे। अब हर सेकंड की कीमत थी, क्योंकि जरा सी गलती सब कुछ खत्म कर सकती थी। एंजो और सेबेस्टियन तेजी से कुछ लॉकर खोलते रहे। उनमें से कैश और सोना निकला और बैग भरने लगे। बाहर पुलिस योजना बना रही थी और कप्तान ने मारियो को फोन किया। कप्तान ने समझाया कि हथियार छोड़ दो, हम मदद करेंगे और केस हल करवाएंगे। मारियो तुरंत हाँ नहीं बोला। उसने समय मांगा। तभी एक बूढ़ी औरत आई। मारियो ने उसे कुछ देकर सुरक्षित बाहर भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। कुछ ही देर में मेयर वहां पहुंचा और उसकी आवाज सुनकर माहौल और गर्म हो गया। पुलिस ने मारियो से वकील की डिमांड मांगी, पर मारियो चालाकी से एक बंधक का नंबर दे देता है। कप्तान ने कॉल मिलाई और वहीं से बात निकलती रही। मारियो ने अपनी आवाज बदलकर बात की ताकि समय मिल सके। इस दौरान टीम ने जरूरी चीजें जल्दी जल्दी बैग में रखीं और निकलने की तैयारी तेज कर दी। अंदर का समय कटता गया और बाहर की तनातनी बढ़ती गई। टीम जानती थी कि अब हर मिनट की कीमत है। इधर बैंक के अंदर अफरा तफरी मची थी और उधर एंजो और उसकी टीम सुरंग के रास्ते चोरी का सारा माल बाहर भेज रहे थे। बाहर खड़ा कप्तान अब बेचैन हो चुका था। उसे कॉल पर कुछ गड़बड़ लगी। जिस नंबर पर वो बार बार बात कर रहा था, अब वो बंद था। तभी उसकी नजर बैंक के पास बहते नाले पर पड़ी और वहीं उसे शक हुआ कि चोर शायद इसी रास्ते से भागने वाले हैं। अंदर एंजो ने बड़े आराम से बोट में नकदी और सोने की बोरियां रखवाईं। उसने बाकी साथियों से कहा, हथियार यहीं छोड़ दो, किसी को चोट नहीं लगनी चाहिए। मारियो ने सभी बंधकों को नीचे वाले कमरे में बंद कर दिया और खुद एंजो के साथ नाले की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही अंदर के लोगों को लगा कि चोर जा चुके हैं, उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल निकाले और घर वालों को कॉल करने लगे। यहीं कप्तान को सब समझ आ गया। मामला उतना आसान नहीं था जितना वो सोच रहा था।
उसने एक टीम बैंक के अंदर भेजी और दूसरी को नाले की तरफ दौड़ाया। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। असल में एंजो ने पहले से ही ये चाल सोच रखी थी कि पुलिस जरूर सीवर से पकड़ने की कोशिश करेगी, इसलिए उन्होंने नाले के एक हिस्से में पानी का रास्ता मोड़ दिया था ताकि जब असली वक्त आए वो उसी मोड़ से मोटरबोट लेकर भाग सकें। कैप्टन आखिरकार बैंक के बेसमेंट तक पहुंचता है। वहां उसे वो सुरंग मिलती है जिससे चोर भागे थे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है उसे सुरंग के मुंह पर एक बम नजर आता है। वो एक पल के लिए रुकता है। कुछ देर बाद जब उसने गौर से देखा तो समझ गया ये बम भी नकली है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी सारे हथियार थे, क्योंकि चोर अपने एग्जिट पॉइंट तक पहुंच चुके थे। उधर एंजो और उसकी टीम सुरंग के रास्ते वैन तक पहुंचते हैं। सेबेस्टियन ऊपर जाकर चोरी का सारा माल, सोना, कैश, ज्वेलरी एक एक बैग में भरकर नीचे लाता है। जैसे ही सब सामान नीचे आता है सेबेस्टियन भी उनके साथ वैन में बैठ जाता है और फिर वो वैन सुरंग से निकलकर अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ घंटों बाद सारे लोग अल्बर्टो के घर पहुंचे। वहां लूट का माल बराबर बांटा गया और फिर सबूत मिटाने के लिए उन्होंने उसी वैन को आग के हवाले कर दिया जिससे वो भागे थे। अब सब अपने अपने रास्तों पर निकल चुके थे। किसी ने नई जिंदगी शुरू की तो किसी ने अपने पुराने नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया। कुछ महीनों बाद कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अल्बर्टो की पत्नी को पता चलता है कि उसका पति किसी और के साथ रिश्ता रखता है। गुस्से में वो सीधा पुलिस के पास जाती है और सारी चोरी की जानकारी दे देती है। बस फिर क्या था, पुलिस एक एक करके पूरी टीम को पकड़ लेती है, उनका सारा पैसा जब्त कर लिया जाता है और सबको जेल में डाल दिया जाता है। करीब 7 महीने बाद एंजो जेल से बाहर आता है। बाहर महंगी कार में उसका दोस्त मारियो इंतजार कर रहा होता है। असल में ये सब एंजो की पहले से बनाई गई प्लानिंग का हिस्सा था। आखिर में सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, कोई नया नाम लेकर, कोई नई जगह पर, और चोरी के पैसों से सब आराम की जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही कमाल की फिल्मों की कहानियां लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।